गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 44 आज हम स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले क्लासेस के अंदर हमने सॉल्व किए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए बुक में गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक्स और वाई दो कंपनीज है, दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। कैपिटल दे रखी है, रिजर्व्स हैं, कुछ क्रेडिटर्स, इस तरीके से एसेट्स लाइबिलिटीज सब कुछ गिवन है बुक के अंदर। चलिए अब इसके बाद बोल रहे हैं एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के साथ एकीकरण करने तथा उसके व्यापार को क्रय करने का निश्चय किया। एक्स और वाई दोनों के साथ दोनों का अमालगमेशन हो रहा है और क्या कर रही है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रही है। दैट मीन्स एक्स लिमिटेड इज आर परचेजिंग कंपनी एंड वाई लिमिटेड इज आर वेंडर कंपनी। ओके फाइन। वाई लिमिटेड के अंशधारी एक्स लिमिटेड में अंश इस आधार पर लेने को सहमत हो गए कि एक्स लिमिटेड के अंशों का मूल्य 12.5 रुपये प्रति अंश समझा जाए और वाई लिमिटेड के अंशों का मूल्य 5 रुपये प्रति अंश समझा जाए। स्टूडेंट्स देखिए ये इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड टाइप क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि एक्स लिमिटेड का पर शेयर प्राइस आपको मानना है ₹12.5 और वाई लिमिटेड का वैल्यू पर शेयर आपको मानना है ₹5 और इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल, ये किसके लिए इन्फॉर्मेशन है, परचेज कंसिडरेशन के लिए। ओके फाइन। देखिए आगे बोला जा रहा है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए और एकीकरण के तुरंत बाद का एक्स लिमिटेड का चिट्ठा तैयार कीजिए। चलिए दोनों कंपनीज की बुक्स के अंदर हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज। तो ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स या फिर कुछ भी नहीं है। एसेट्स लाइबिलिटीज दे रखी है सिंपल सी और हमें क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। पर सबसे पहला काम हमारा रहेगा परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल की गणना। ये सबसे पहला काम हमारा इसके अंदर। देखिए स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, अंतर्निहित मूल्य विधि, इसमें क्या किया जाता है कि परचेजिंग और वेंडर दोनों कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, अंतर्निहित मूल्य ज्ञात किया जाता है, जो कि हमने पहले सीखा हुआ है कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है। वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की नीड हमें नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में निकाल के दी हुई है। अब देखिए दो कंपनीज है हमारी, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, वेंडर और एक्स लिमिटेड इज आर परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी पे करेगी वेंडर कंपनी को, तो वेंडर कंपनी को जो पेमेंट किया जाएगा वो परचेज कंसिडरेशन होगा और वेंडर कंपनी को पेमेंट किस बेस पे आप करेंगे, तो वेंडर कंपनी के एक शेयर की कितनी प्राइस है वो देख लीजिए और टोटल उनके कितने शेयर्स है वो देख लीजिए, उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स वाई कंपनी के नेट एसेट्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, एक्स वाई का बिजनेस खरीदना चाहती है तो ऐसे केस में वाई लिमिटेड की जो वर्थ है, वाई लिमिटेड की जो नेट एसेट्स है उसके बराबर एक्स लिमिटेड पेमेंट कर देगी। देन देखिए हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर वाई लिमिटेड की ₹5, नंबर ऑफ शेयर्स इन वाई लिमिटेड। देखिए वाई लिमिटेड के टोटल कितने शेयर्स हैं, तो वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट हम देखिए, एक्स और वाई दोनों दे रखी है। वाई लिमिटेड में 3 लाख रुपए की कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच मीन्स 30,000 शेयर्स। नेट एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड, देखो नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज इंट्रिंसिक वैल्यू, देन इंट्रिंसिक वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स विल बी योर नेट एसेट्स ₹1,50,000।
और यही 1,50,000 हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है। अब हमें देखना ये है कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट को, ये हमारा जैसे क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ हम लिखे परचेज कंसिडरेशन पेबल बाय एक्स लिमिटेड। जो एक्स लिमिटेड पेमेंट करेगी वो किस में करेगी, इन इक्विटी शेयर पेबल बाय एक्स लिमिटेड इन इक्विटी शेयर कैपिटल, देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड। ये पता करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर एंट्रीज करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, किनकी, एक्स लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे ये पता लगाना है कि 1,50,000 के अमाउंट का पेमेंट करने के लिए एक्स लिमिटेड को अपने कितने शेयर्स इशू करने की आवश्यकता होगी। एक्स लिमिटेड के एक शेयर की वैल्यू दे रखी है 12.5, 1,50,000 का पेमेंट करना है, 12.5 एक शेयर की वैल्यू है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12.5 इज इक्वल्स टू 12,000 शेयर्स। तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन कैसे, तो 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued at ₹12.5 each। समझ में आई चीज? तो परचेज कंसिडरेशन इन रुपीज 12,000 to 12.5, 1,50,000 इन शेयर्स, तो 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹12.5, मतलब कि एक्स लिमिटेड 2.5 के प्रीमियम पर इशू करेगी। तो ठीक है ना, जब हम उसकी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज करेंगे तब हम क्या कर लेंगे, प्रीमियम से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, लिख देंगे हमारी एंट्री के अंदर प्रीमियम को भी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज करना, ये चीज़ समझ में आ गई, इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, पहले वेंडर कंपनी की बुक्स में, फिर परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। चलिए, वेंडर कंपनी यानी कि वाई लिमिटेड, तो हम अब वाई लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड एक एक करके एंट्रीज करेंगे। देखिए, वाई लिमिटेड वेंडर कंपनी, और वेंडर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को करना होता है क्लोज, मतलब कि खाते बंद करने के लिए हमें जर्नल प्रविष्टियाँ देनी है। तो एक एक करके सारी एसेट, सारी लाइबिलिटीज़। अब यहाँ ये अमालगमेशन जो है स्टूडेंट्स, ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है या फिर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, इस बारे में हमें कहीं कुछ पता नहीं है। और वैसे इस क्वेश्चन में चाहे तो मर्जर के नेचर का अमालगमेशन हो, चाहे तो परचेज के नेचर का अमालगमेशन हो, कोई फ़र्क आएगा नहीं, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। वेंडर कंपनी को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि यहाँ किसी पर्टिकुलर एसेट का नाम नहीं दिया कि इस एसेट को परचेजिंग कंपनी लेने को तैयार हुई है या इसे नहीं लिया जाएगा। सारी की सारी एसेट्स वेंडर कंपनी की और सारी की सारी लाइबिलिटीज़ वेंडर कंपनी की सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। करें स्टार्ट। एसेट्स डेबिट बैलेंस के साथ होती है, क्लोज करना अकाउंट क्रेडिट होगी और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट टोटल करके लिखेंगे सारी एसेट्स की। 2, देखिए एसेट्स क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है वाई लिमिटेड में 1,00,000 रुपए की। 2 फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये 1,00,000। फिर देखिए गुडविल है, बिल्कुल वाई लिमिटेड में गुडविल है 60,000। 2 गुडविल अकाउंट, ये 60,000। इसके बाद करंट एसेट्स है 1,60,000 रुपए की, इन्हें भी लिख दें। 2 करंट एसेट्स अकाउंट 1,60,000, ये टोटल हो गया 3,20,000। सिंपल, पहले भी कर चुके थे इस टाइप की एंट्रीज हम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वाई लिमिटेड की लाइबिलिटीज़ में जस्ट क्रेडिटर्स। ओके फाइन, क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस के साथ होते हैं, लाइबिलिटीज़ उनको क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे।
डेबिट कर दिया जाएगा ना, एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लोज तो किस अकाउंट से होगा, रियलाइजेशन के अकाउंट के, ये रियलाइजेशन अकाउंट से हमने क्रेडिटर्स अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम करते हैं कि परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया हो ऐसा कोई एसेट या लाइबिलिटी, उसको हम या तो सेल करें या फिर लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करें, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ नहीं है। अब आएगी बारी परचेज कंसिडरेशन की। अब हम क्या करेंगे, 1,50,000 रुपये जो हमने अभी परचेज कंसिडरेशन किया था ना ड्यू, उस परचेज कंसिडरेशन को अब ड्यू करेंगे, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 1,50,000 से परचेज कंसिडरेशन ड्यू करेंगे। और ड्यू करने के लिए हम अपनी परचेजिंग कंपनी को अपना डेटर बनाएंगे। बार बार ये चीज़ बोलती हूँ मैं, क्या करेंगे, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कौन से अकाउंट के थ्रू ड्यू होगा हमारा परचेज कंसिडरेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, देन टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000। अब परचेज कंसिडरेशन ड्यू तो हो गया, अब परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा। रिसीव किस फॉर्म में होगा, तो शेयर्स के अंदर। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है कि परचेजिंग कंपनी अपने शेयर इशू करने वाली है, तो हमारे पास क्या आएंगे, इक्विटी शेयर्स। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,50,000 की वर्थ के आपके पास इक्विटी शेयर्स आने वाले टू एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड को पहले डेटा बनाया, ड्यू किया तब, तो जब रिसीव हो गया है तो फिर आप रिसीव करके उनको कैंसिल करो, दैट्स ऑल, सिंपल। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आती है बारी हमारी कैपिटल की। तो देखिए क्या कोई प्रेफरेंशियल कैपिटल है क्या, नो, देन जस्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल, सारे रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इन सब को ट्रांसफ़र किया जाएगा किसमें, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। चलिए देखते हैं, कैपिटल है, P&L है तो सही रिजर्व्स में, लेकिन डेबिट बैलेंस के साथ है। जब भी लाइबिलिटी साइड नॉर्मल लिखा हुआ है, रिजर्व्स इन सरप्लस हेड में लिखा हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में अमाउंट शो रखी, दैट मीन्स वो माइनस का है ना अमाउंट, और माइनस अमाउंट होने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 1 लाख का, बाकी कोई और फिक्टिशियस एसेट ऐसा रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है। चलिए कैपिटल को भी ट्रांसफ़र करेंगे और इस डेबिट बैलेंस को भी ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस के साथ होती है, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए उसको कर देंगे डेबिट। क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3 लाख रुपए की कैपिटल है हमारी वाई लिमिटेड के पास, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना, ये 3 लाख ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ अगर कोई रिजर्व होता क्रेडिट बैलेंस वाला तो उसको हम इसी एंट्री के साथ करते, लेकिन हमारे रिजर्व्स के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया ना वो डेबिट बैलेंस में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ट्रांसफ़र करने के लिए उसको तो करेंगे क्रेडिट और डेबिट हो जाएंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना है, P&L का 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई चीज़ें समझ में किस तरीके से हमने किया, तो बिल्कुल। अब इसके बाद फाइनली देखिए और कोई जर्नल एंट्री नहीं, कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं बचे हैं, सारे कुछ कर दिया। अब सिर्फ 2 काम बच रहे हैं, एक तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है और लास्ट फिर हमें अपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना है। चलिए देखते हैं रियलाइजेशन का बैलेंस। देखिए रियलाइजेशन डेबिट हुआ 320 से, ओके फाइन, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 120 से और रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ 150 से, ठीक है। तो टोटल 2,70,000 से क्रेडिट हुआ, 3,20,000 से डेबिट हुआ, मतलब 50,000 रुपये का डेबिट बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर है। यही हो रहा है ना, 320 से डेबिट, 270 से क्रेडिट, दैट मीन्स 50,000 डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के लिए उसको रियलाइजेशन को तो कर देंगे क्रेडिट, मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट क्या शो करता है स्टूडेंट्स, लॉस ऑन रियलाइजेशन, वसूली से हानि हुई है आपको। अब हानि हो चाहे लाभ हो, जो भी हो, किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट या लॉस को रियलाइजेशन के
हमें ट्रांसफ़र कर देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। सिंपली ये समझ लीजिए कि रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है और जो भी बचा है ट्रांसफ़र कर दो इक्विटी शेयर होल्डर्स में। डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, क्लोज करने के लिए इसको क्या कर देंगे हम स्टूडेंट्स, क्रेडिट कर देंगे। चलिए 7th एंट्री हमारी करते हैं। रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है तो डेबिट क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना है अमाउंट, तो 50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है। सिंपल सी चीज़ है। अब फाइनल काम बचा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने का। अब अगर हम देखें तो हमारे पास कौन से अकाउंट ओपन रह गए, समझिए। एसेट्स क्लोज, लाइबिलिटीज क्लोज, एक्स लिमिटेड खत्म, ये है हमारे पास 150, कैपिटल क्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज, रियलाइजेशन भी क्लोज, सब कुछ खत्म। 2 अकाउंट बच रहे, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर का, एक तो इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड का, क्योंकि कैश वगैरह ऐसा कुछ अलग से डिफरेंट दिया हुआ नहीं है। पेमेंट करना है किन्हें, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो इनका अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, इन्हें देंगे क्या, परचेज कंसिडरेशन, मतलब इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। कितना, देखिए बैलेंस निकाल के लिखना है। इस एंट्री के अंदर मैंने कहा था जितने अकाउंट्स होते हैं सबका बैलेंस निकाल के देखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट हुआ 3 लाख से, फिर डेबिट हुआ 1 लाख से, फिर डेबिट हुआ 50,000 से, मीन्स 150 से डेबिट, 3 लाख से क्रेडिट, मतलब कि बैलेंस बचा हुआ है 1,50,000 क्रेडिट। क्लोज करने के लिए कर दो 1,50,000 से डेबिट। और हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं, ये भी 1,50,000। और इस एंट्री के बाद हमारी वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर कोई भी अकाउंट ओपन रह नहीं जाता है। समझ में आई चीज़ें। तो ये थी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी मीन्स वाई लिमिटेड। अब इसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज देनी है एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर भी, यानी कि परचेजिंग कंपनी की बुक्स में भी। ये समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल। चलिए परचेजिंग कंपनी की बुक्स में वैसे ज़्यादा एंट्रीज होगी नहीं, क्योंकि परचेजिंग कंपनी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है नहीं, सिर्फ बिजनेस परचेज और परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड एंट्रीज होगी, यही करते हैं। चलिए इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फर्स्ट एंट्री क्या करेगी परचेजिंग कंपनी, बिजनेस परचेज करने के लिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, परचेजिंग कंपनी बिजनेस परचेज करेगी। क्या क्या, तो हमारी वेंडर कंपनी के एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितनी है फिक्स्ड एसेट्स, 1 लाख रुपए की। गुडविल अकाउंट डेबिट, एक बार गुडविल में हम अमाउंट ना लिखे। करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितना हुआ करंट एसेट्स, 1,60,000 टू क्रेडिटर्स, उनकी लाइबिलिटीज, क्रेडिटर थे 1,20,000 और परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट किस नाम से आएगी, लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट 1,50,000। समझ में आई चीज़। यही तरीके से हम अपनी जर्नल एंट्रीज करते हैं। हमने क्या किया, हमारी जो एसेट ली थी फिक्स्ड एसेट उसको लिखा, करंट एसेट्स जो थी उनको लिखा। गुडविल को एक बार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर बैलेंस में कुछ होगा तो हमें गुडविल में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और हमने इस तरीके से क्रेडिट साइड पे एक तो क्रेडिटर जो लायबिलिटी थी वो लिख दिया, और दूसरा हमारा परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया, मतलब कि हम पे करेंगे। अब हमने क्रेडिट कर दिया इसको 1,50,000, मतलब अपनी लायबिलिटी बना दी एक तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंस देखिए, 270 260 दैट मीन्स 10,000, ये 10,000 यहाँ आ गया, गुडविल बैलेंस इन फिगर से बनी। अगर हम यहाँ पहले 50,000 लिख देते गुडविल तो इस साइड बैलेंस ज़्यादा आता, तो इधर तो हम कैपिटल रिजर्व लिख नहीं सकते क्योंकि गुडविल है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक ही एंट्री में गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों को एक साथ नहीं लिखा जाएगा, या तो गुडविल आती है या फिर कैपिटल रिजर्व। तो पॉसिबल था तब तक हमें गुडविल के अंदर एडजस्टमेंट कर देना है। डिफरेंस बैलेंस इन फिगर हमने अपने गुडविल लिख दी 10,000, सिंपल। अब पेमेंट करते हैं इनको, लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है 1,50,000 टू, किस रूप में पे करेगी वाई एक्स लिमिटेड अपना परचेज कंसिडरेशन, इक्विटी शेयर
कैपिटल। अब याद कीजिए हमने जब परचेज कंसिडरेशन लिखा था कैसे लिखा था, 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹12.5 ईच, यही था हमारा परचेज कंसिडरेशन। कितने शेयर इशू करने हैं, 12,000, तो कैपिटल कितनी आएगी, 12,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मीन्स 1,20,000। रिमेनिंग 2.5 क्या है, प्रीमियम टू सिक्योरिटीज, प्रीमियम अकाउंट कितना, 12,000 शेयर्स पर शेयर 2.5 मीन्स 30,000। और इस तरीके से दोनों एंट्रीज हो गई हमारी परचेजिंग कंपनी एक्स लिमिटेड की। समझ में आई चीज़ें, तो बिल्कुल मैंने कहा था छोटा सा ही क्वेश्चन है, एंट्रीज हमने सारी कर ली, अब सिर्फ बचती है हमारी नई जो परचेजिंग कंपनी जो हमारी एक्स लिमिटेड है उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। ओके, अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी बैलेंस शीट। चलिए, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, डेट दे रखी है 31 मार्च 2016। ओके, पहले हम लाइबिलिटी साइड पे बनाए। फॉर्मेट तो आई थिंक अब अच्छे से सबको याद हो ही गया होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स और उसमें पॉइंट ए शेयर कैपिटल। कैपिटल में देखिए ऑथराइज्ड की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, फिर भी जस्ट लिखने के लिए लिखेंगे यहाँ पे ऑथराइज्ड। एक बार यहाँ टोटल कर दी जाती है। ओके फाइन, अब इसके बाद हम लिखते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इंफॉर्मेशन है जो पहले से, अब हमें कैपिटल किसकी लिखनी है स्टूडेंट्स, एक्स लिमिटेड की। किसकी कैपिटल लिखनी है, एक्स लिमिटेड की। एक्स लिमिटेड के ऑलरेडी इशूड थे ना 4 लाख रुपए के शेयर्स, उनको तो लिखेंगे एज इट इज पहले जो था 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। इस कैपिटल के साथ तो कोई हमें चेंज करना ही नहीं है। वाई लिमिटेड की कैपिटल एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगी, ये तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अब हमें लिखने हैं वो नए शेयर्स जो कि अब एक्स लिमिटेड ने इशू किए थे। कितने शेयर्स इशू किए थे स्टूडेंट्स, 12,000 शेयर्स किया था ना, 12,000 शेयर्स का इशू। देन हम लिखेंगे यहाँ पे 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued for consideration other than cash। यही लिखा जाता है 1,20,000 रुपए के अंश हमने नकद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित किया था ना। किसके लिए किया हमने, बिजनेस परचेज करने के लिए। जो कैश के लिए इशू किया जाता है उनको जनरली लिखा जाता है, उसके लिए लिखा नहीं जाता इशूड फॉर कैश। जो कैश के अलावा दूसरे कंसिडरेशन के लिए किया जाता है उसमें हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। चलिए ठीक है, अब इसके आगे आएंगे हमारे बी पॉइंट में रिजर्व्स एंड सरप्लस किसके, एक्स लिमिटेड के। पॉइंट बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारी एक्स लिमिटेड में। देखिए बुक के अंदर बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले से था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस है उसमें 60,000, उसको तो लिखेंगे ना एज इट इज, उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं।
60,000, चलिए ठीक है। अब इसके बाद रिजर्व्स में लिखने के लिए देखिए, जब बिजनेस परचेज की एंट्री हुई तब तो कैपिटल रिजर्व आया ही नहीं था, तो उसे तो नहीं लिखेंगे। जब हमने शेयर्स, हमने मीन्स एक्स लिमिटेड ने जब शेयर्स इशू करे तब उन्होंने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया, 30,000 का प्रीमियम, यही हुआ था ना, 120 की कैपिटल, 30 का प्रीमियम, टोटल 150 पीसी था परचेज कंसिडरेशन। देन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो हमारी एंट्री के अंदर क्रेडिट हुआ है, उस प्रीमियम की अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी 30,000 से। इज़ दैट क्लियर? 100%? एनी डाउट? फाइन। आगे देखते हैं लाइबिलिटीज़। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, मतलब सेकंड हेड आता है बैलेंस शीट के अंदर, इसमें वैसे नहीं है नॉन करंट लाइबिलिटी, तो आप इस हेड को स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वैसे इतना लिखना, लिख दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेटर है। नेक्स्ट थर्ड हेड हमारा करंट लाइबिलिटीज़। तो यस, करंट लाइबिलिटीज़ है। एक्स लिमिटेड के भी क्रेडिटर्स थे, वो तो है ही, उसके अलावा इन्होंने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया, तो वाई लिमिटेड के क्रेडिटर्स भी अब किसके हो गए, एक्स लिमिटेड के हो गए। तो टोटल कर लेते हैं, देखिए 50,000 एक्स लिमिटेड का, 1,20,000 वाई लिमिटेड का, यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स कितना, 50,000, 50,000 एक्स लिमिटेड के और 1,20,000 वाई लिमिटेड, टोटल 1,70,000, ये हमारे क्रेडिटर्स आ गए। ओके, इसके बाद कोई भी चीज़ नहीं, सारी लाइबिलिटीज़ को हमने एक एक करके लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, रिजर्व्स लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। यहाँ कर देंगे हम टोटल, कर लीजिए टोटल 7,80,000 रुपये हमारी बैलेंस शीट की टोटल, बिल्कुल 7,80,000। ये हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हुई। अब हम कंप्लीट करेंगे अपनी एसेट साइड पर बैलेंस शीट को। एसेट्स, देखिए एसेट्स में हमें सबसे पहला हेड है नॉन करंट एसेट्स का, नॉन करंट एसेट्स। इसमें भी ए पॉइंट आता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। देखिए सब पॉइंट्स अगर याद नहीं रह पाते इतने, तो भी कम से कम नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स करके तो हम लिखे, लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट भी है, लाइक गुडविल इस क्वेश्चन के अंदर है, तो बेटर होगा कि हम टेंजिबल और इंटेंजिबल को भी अलग अलग लिखें। जितना बेहतर आप अपने फॉर्मेट को बनाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। सब कुछ सही है, आंसर भी सही है, बैलेंस शीट की टोटल भी मैच हो गई, ऑल ओके, फिर भी आपको पूरे 20 मार्क्स नहीं मिलते, तो उसके पीछे का रीज़न होता है फॉर्मेट। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में काम नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। जर्नल एंट्रीज़ के साथ नरेशन लिखना बहुत कंपलसरी है। उसके अलावा जर्नल एंट्रीज़ को भी प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में बनाएं। जर्नल का फॉर्मेट बनाना तो आता है ना, सीखा है ना, 11th में ही सीख लिया जर्नल का फॉर्मेट बनाना, तो वो जर्नल हमें बनानी है, मतलब जर्नल का फॉर्मेट बना के एंट्री करनी है प्रॉपर तरीके से, और उसके साथ नरेशन लिखना है, तब जाके आपको 100% मार्क्स मिलते हैं। ओके, चलिए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इसमें हमारी सन्ड्री फिक्स्ड एसेट्स है, एक ही तरीके की एसेट है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट सारी एक साथ ही लिखती। देखिए कौन कितनी कितनी, एक्स लिमिटेड में थी 3,20,000 की एसेट्स, वो तो है कितनी, 3,20,000। उन्होंने वाई का बिजनेस परचेज किया, तो वाई की 1 लाख की एसेट भी इनकी हुई, मीन्स टोटल 4,20,000। तो एसेट्स लाइबिलिटीज़ को जोड़ जोड़ के लिखते हैं, हमने लिख दिया। अब बी पॉइंट में आएगी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जस्ट वन गुडविल, और वो भी एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में तो पहले कोई गुडविल की अमाउंट थी नहीं। बिजनेस परचेज की एंट्री करते टाइम पर हमारे पास गुडविल जनरेट हुई थी 10,000 से, याद है ना, बैलेंस में गुडविल आई थी 10,000। अब अदर नॉन करंट एसेट्स ऐसा कुछ है नहीं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हमारी करंट एसेट। तो सेकंड हेड हमारा क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स देखिए करंट एसेट्स के नाम से ही दिया हुआ है,
लिख दे वापस करंट एसेट्स। एक्स लिमिटेड की करंट एसेट्स है 1,90,000। वाई लिमिटेड की करंट एसेट्स इन्होंने परचेज करी 1,60,000, दैन टोटल 3,50,000। बस कर लो टोटल बैलेंस शीट की। ये भी 7,80,000, दोनों साइड की टोटल मैच, हमारा आंसर कंप्लीट। समझ में आई चीज? जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया वैसे वैसे कैलकुलेशन करते जाओ, एंट्रीज करते जाओ, और बैलेंस शीट बनाते टाइम पे बहुत अलर्ट रहना है कि कौन सी चीज़ ऐड होगी, कौन सी चीज़ ऐड नहीं होगी, किसे लिखना है, किसे नहीं लिखना है। समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वैसे ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो, परचेज हो, कुछ भी हो, इस क्वेश्चन में उसका कोई खास इफेक्ट आता नहीं। हमने सारी एंट्रीज करी, और जो एंट्रीज हमने एक्स लिमिटेड के बुक्स में करी, सिर्फ उन एंट्रीज से होने वाले डिफरेंस को ही हमने बैलेंस शीट में शो करना है, ध्यान रखना। बाकी एक्स लिमिटेड की जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसको बनाना है, बस नई जो हमने 2 एंट्रीज करी उनके बेस पे जो जो चेंजेस आए वो हमने यहाँ पे इस बैलेंस शीट के अंदर शो कर दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। 31 मार्च को ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की बैलेंस शीट आप लोगों को गिवन है। चलिए ठीक है, देखिए कैपिटल दे रखी है दोनों कंपनीज की, अथराइज्ड है, इश्यूड है। आफ्टर दैट रिजर्व्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, ओके। नॉन करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, करंट लाइबिलिटीज है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या दिया हुआ है? लोन फ्रॉम ए लिमिटेड। स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस, अंतः कंपनी व्यवहार। तो बिल्कुल अब वो टॉपिक के क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। क्या पढ़े थे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस? 3 पॉइंट्स थे ना इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस। कौन कौन से 3 पॉइंट्स थे याद करिए, जिनमें से एक पॉइंट हमने छोड़ रखा है, अभी तक उसे हमने नहीं पढ़ा है। मैंने कहा था उसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन रिमेनिंग जो हमारे 2 पॉइंट्स थे, 2 टॉपिक थे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस के। म्यूचुअल डेट्स एंड दूसरा प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। याद है? यही पढ़ा था। म्यूचुअल डेट्स में भी 3 पॉइंट पढ़े थे, कॉमन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, फिर कॉमन बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल, और थर्ड कॉमन लॉन। ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं ना। क्या होता था इसका मतलब, जब एक कंपनी, यानी कि हमारी परचेजिंग और वेंडर की बात कर रहे हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई ना कोई अस्तित्व रख रही है, यानी कि उन दोनों के बीच पहले से ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस ट्रांजैक्शन के कारण जो भी पेबल या रिसीवेबल अमाउंट्स है वो हमारी म्यूचुअल डेट्स में आती है, जो कि इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो कॉमन डेटर और क्रेडिटर के फॉर्म में हो सकती है, एक कंपनी डेटर तो दूसरी कंपनी क्रेडिटर। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन सी परचेजिंग डेटर है या परचेजिंग क्रेडिटर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कंपनी डेटर होनी चाहिए, दूसरी कंपनी क्रेडिटर, तो उस अमाउंट को क्या कह दिया जाता था? अमाउंट ऑफ कॉमन डेटर और कॉमन क्रेडिटर, और उस अमाउंट को कैंसिल किया जाता था। और ध्यान रखना, इनसे रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होते हैं। कैंसिल गया था ना, कॉमन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कॉमन डेटर्स,
कॉमन नहीं लिखते, हम एंट्री में लिखते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और जितनी अमाउंट के हमारे क्रेडिटर कॉमन होते हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसी तरीके से समझा था बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल में भी यही था। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया था, हमारे डेटर्स ही बिल्स रिसीवेबल होते हैं, मतलब डेटर्स का ही दूसरा फॉर्म है। डेटर्स मीन्स जो पर्सन हमें पैसा देने के लिए लाइबल है वो हमारे डेटर के रूप में आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। हम अपने डेटर्स पर बिल लिख देते हैं कि इस डेट तक आप हमें हमारा पेमेंट कर दीजिएगा, वो उस बिल को जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं वो हमारा BR बन जाता है। बिल्स पेबल जस्ट इसका अपोजिट, हमारे क्रेडिटर्स ही बिल्स पेबल होते हैं। दैट मीन्स हमसे कोई पैसा मांगते हैं, हम किसी को पैसा देने के लिए लाइबल है, मतलब सामने वाला हमसे पैसा लेगा तो हमने उसको क्रेडिटर बना रखा था, उसने हम पे बिल लिख दिया कि भाई इस डेट पर आप क्या कर देना, पैसा दे देना, हमने उस बिल को एक्सेप्ट किया। अब वो क्रेडिटर किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्स पेबल में, मतलब कि बिल मुझे देना है, और बिल्स रिसीवेबल मतलब उसका पेमेंट मुझे लेना है। दैट्स ऑल, ये समझा हुआ है, चीज़ें पहले भी पढ़ी हुई है आप लोगों ने। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल मतलब परचेजिंग और वेंडर कंपनी ने आपस में एक दूसरे पर बिल लिख रखे हो, तो हो सकता है जिस डेट पे अमालगमेशन हुआ है दोनों कंपनीज के अभी भी कुछ BRBP कॉमन हो, उसको कैंसिल करना है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और कॉमन लोन मतलब कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को लोन दे रखा है तो दोनों कंपनीज की बुक्स के अंदर शो होगी ना ये चीज़ें। तो एक कंपनी तो लिखेगी लोन फ्रॉम दैट कंपनी, जो भी नाम है आपका, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड लिख दिया, दैट मीन्स उस कंपनी ने लोन ले रखा है, उसकी लाइबिलिटी। और जो कंपनी देगी वो लिखेगी लोन टू वाई लिमिटेड, हमने दे रखा है हमारी एसेट, तो इस एसेट को भी और इस लाइबिलिटी को भी दोनों को कैंसिल करेगी परचेजिंग कंपनी। एंट्री कैसे करेगी, लोन फ्रॉम जो भी कंपनी अकाउंट डेबिट टू लोन टू वॉट एवर कंपनी, मतलब लाइबिलिटी को डेबिट करना, एसेट को क्रेडिट करना, अकाउंट्स क्लोज। इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट था हमारा, ये हमारा सेकंड पॉइंट था, ये फर्स्ट में ABC 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को गुड्स सेल कर रही है तो वो हमेशा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर ही करेगी। हो सकता है बैलेंस शीट की डेट पर, अमालगमेशन की डेट पर उस परचेजिंग कंपनी के पास, मतलब उस गुड्स को परचेज करने वाली कंपनी के पास उन स्टॉक में से, उन गुड्स में से कुछ माल अभी भी बिना बिका हुआ हो, जो कि सेल नहीं हुआ हो, स्टॉक में पड़ा हो, तो ऐसे केस में उसके अंदर प्रॉफिट भी होता है। पहले तो वो किसी और कंपनी का प्रॉफिट था दिन ओके, लेकिन अब जब दोनों कंपनीज ही अलग नहीं रही तो दोनों के प्रॉफिट्स भी तो सेम है। तो ऐसा प्रॉफिट जो स्टॉक के अंदर ऐड हो रखा है उस प्रॉफिट को हमें वहाँ से हटाना है और वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाता है। उसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या एंट्री समझी थी कि बिजनेस परचेज की एंट्री करते टाइम गुडविल या फिर कैपिटल जो भी जनरेट हुआ उसको डेबिट करके स्टॉक की अमाउंट को थोड़ा कम कर दे टू स्टॉक। इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट्स पढ़े थे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एडजस्टमेंट आ गया है लोन का। हमें लोन दिया हुआ है, देखिए ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लोन फ्रॉम ए लिमिटेड 20,000 का लोन बी लिमिटेड की बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा है, मतलब कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड से लोन ले रखा है। चलिए ठीक है, फिर करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है क्रेडिटर्स। चलिए एसेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और देखिए लोन टू बी लिमिटेड, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में लोन टू बी लिमिटेड शो रखा है 20,000 से, मतलब ए लिमिटेड ने लोन दिया, और करंट एसेट्स आगे शो हो रही है हमारी। आगे देखिए बी लिमिटेड के डेटर्स में, देनदारों में 10,000 की एक ऐसी मद है जो कि ए लिमिटेड से प्राप्त करनी है, और इसी प्रकार ए लिमिटेड के लेनदारों में भी 10,000 की एक ऐसी ही मद है जो कि बी लिमिटेड को भुगतान करनी। क्या आ गए, कॉमन डेटर्स एंड कॉमन क्रेडिटर्स। क्या बोल रहे हैं कि ए लिमिटेड के क्रेडिटर्स में और बी लिमिटेड के डेटर्स में 10,000 रुपये के अमाउंट कॉमन है। दैट मीन्स कॉमन डेटर कॉमन क्रेडिटर, इस बात पे हमें ध्यान ही नहीं देना कौन सी कंपनी डेटर कौन सी कंपनी क्रेडिटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो 10,000 के कॉमन डेटर क्रेडिटर को कैंसिल करना है परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। अब परचेजिंग कौन सी, वेंडर कौन सी, ये तो आगे देखते हैं। देखिए बोल रहे हैं बी लिमिटेड ए लिमिटेड को निम्नलिखित शर्तों पर लेने को राजी हो जाती है। बी लिमिटेड ले रही है ए लिमिटेड
को। इसका मतलब क्या हुआ, बी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी, ए लिमिटेड वेंडर कंपनी। समझ में आई? ओके, आगे क्या शर्तें हैं? देखिए, बी लिमिटेड ए लिमिटेड के प्रत्येक 3 अंशों के बदले में अपना 10 रुपये वाला एक अंश 45 रुपये की दर पर आवंटित करेगी। क्या बोला? 3 के बदले 1 शेयर देंगे, नेट पेमेंट मेथड हो गया। और रेट क्या दिया आपने, 45 पर शेयर के हिसाब से। तो हम पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे कितने देने, उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल। ए लिमिटेड के स्टॉक में बी लिमिटेड से खरीदा गया 30,000 रुपये का माल सम्मिलित है। चलिए, बी लिमिटेड लागत में 20% लाभ जोड़कर माल बेचती है। ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड से खरीदा हुआ माल है, कितना, 30,000 का, और उसमें लागत में 20% लाभ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में हमें पहले तो निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना ऐड हो रखा है इसके अंदर, और उस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट मानते हुए अपने स्टॉक में से कम करना है। मैंने कहा था कि इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी ने खरीदा हो, परचेजिंग कंपनी के स्टॉक में है या वेंडर कंपनी के स्टॉक में है, एडजस्टमेंट हमारा बिल्कुल सेम है और परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर होगा। बी लिमिटेड के इक्विटी अंश वर्तमान में बाजार में 45 रुपये पर उद्धृत है। मतलब कि बी लिमिटेड के जो शेयर्स है ना, वो भी मार्केट में 45 रुपये के रेट पे चल रहे हैं। बी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी। करना क्या है, ए लिमिटेड की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट और बी लिमिटेड का अकाउंट बनाना है, और बी लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज देनी है, और बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज के बाद में बैलेंस शीट भी बनाकर तैयार करना है। चले, तो हमें ए लिमिटेड की बुक्स में जो जो अकाउंट्स बनाने बोला गया है, सिर्फ वही अकाउंट्स बनाएंगे। उससे पहले हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।